वेलकम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो ये फर्स्ट ईयर बायो एक न्यू बुक है जो पिछले साल ही आई थी। तो इसमें इसमें हमारे पास पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को ही देख लेते हैं। तो बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लाइफ। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानदार हैं, जिसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो ये बहुत सारे जानवर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इन सबको हम कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। अब एनिमल भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। अब एनिमल्स के अंदर कैट्स अलग हैं, डॉग्स अलग हैं, शीप्स अलग हैं, एक्सेट्रा। इस तरह प्लांट्स में भी अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। मिसाल के तौर पर अ, गंदम का प्लांट, गुलाब का पौधा, चमेली का पौधा। तो अलग अलग किस्म के हमारे पास प्लांट्स की टाइप्स हैं। इसी तरीके से बर्ड्स हैं। बर्ड्स भी बहुत सारी वैरायटी रखते हैं। तो इन तमाम जानदारों की वैरायटी को हम कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीन ग्रुप्स बनाना, क्लासिफाई करना। अब हमारे पास इतने जानदार मौजूद हैं, तो हमने इनको स्टडी करने के लिए अपनी आसानी के लिए हमने इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो इस ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक अंदाजा के मुताबिक अराउंड अबाउट 2.5 मिलियन के राउंड अबाउट ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर किए हैं, उनको क्लासिफाई किया है। बट एक अंदाजे के मुताबिक ये ऑर्गेनिज्म की जो या बायोडाइवर्सिटी की अमाउंट है उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जानदारों को अपनी आसानी के लिए, अपनी स्टडी के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स या रैंक में या लेवल में डिवाइड करना, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक्सप्लोरिंग द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो हमें इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है कि हमने कोशिश करनी है कि जो अर्थ पर जितनी भी वैरायटी है उनको स्टडी किया जाए। ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का एक गोल है, एक क्लासिफिकेशन का भी गोल है। तो हमने जो इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है वो कहाँ से स्टडी करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो तमाम जानदार हमें बज़ाहिरन डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम इनके जेनेटिकल लेवल पर जाएं तो कुछ ना कुछ इनमें जेनेटिक लेवल पर सिमिलैरिटी होती है। तो हमने ऑर्गेनिज्म को उनके जेनेटिक लेवल से लेकर इकोसिस्टम लेवल तक हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा साइंटिस्ट इस चीज़ पे जोर देते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए और इन तमाम ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है जेनेटिकली लिहाज से या एवोल्यूशनल एवोल्यूशन के लिहाज से, उसको कैसे स्टडी किया जाए। तो ये एक बेसिक गोल है हमारा इस चैप्टर के हवाले से कि हमने एक तो बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना है और दूसरा क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है द थ्री लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी अमाउंट आ जाती है, कि पौधे कितने हैं, एनिमल कितने हैं, बर्ड्स कितने हैं एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, किस किस तरह के हैं, ये तमाम बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ लाइफ एट एवरी स्केल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट आपने पिछले क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि ये एक लेवल से स्टार्ट होती है, जैसे कि सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल और इकोलॉजिकल लेवल तक ये लेवल जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको हर एक लेवल पर उसको डिस्कस करना हमें चाहिए, और ये बायोडाइवर्सिटी इसको टच भी करती है। तो बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। बाकी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के लेवल तीन है। ये स्टूडेंट यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है और वो कितने हैं। हमारे पास पहला लेवल है जेनेटिकल डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंस अमंग इंडिविजुअल विद इन ए स्पीशी और पॉपुलेशन। जैसे कि हमें पता है कि एक स्पीशी के अंदर बहुत सारी वेरिएशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर पिक्चर में आप देखें, एक लिजर्ड है, एक उसका देखें
4 तरह के लेज़र्ड्स हैं और उनके अलग-अलग कलर्स हैं। इसी तरीके से आप मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे कि एक बकरी है, उसके सींग होते हैं और एक बकरी के सींग नहीं होते। कुछ बकरी के बाल बड़े हैं, कुछ बकरी के बाल छोटे हैं। तो ये जेनेटिकली जो डाइवर्सिटी है विदिन स्पीशी और पॉपुलेशन, ये इसका पहला लेवल है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। सेकंड हमारे पास है स्पीशी डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर कितनी स्पीशी पाई जाती हैं, इसको हम स्पीशी डाइवर्सिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने इर्द-गिर्द का मुताला करें या इसको देखें, तो हमारे घर के इर्द-गिर्द मुख्तलिफ बर्ड्स भी हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स भी हैं, जो हमारी स्पीशी के नहीं नहीं है, होमो सैपियन नहीं है, लेकिन अलग स्पीशी हैं, लेकिन वो हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सेकंड लेवल जो है हमारे पास स्पीशी डाइवर्सिटी का है। थर्ड और लास्ट लेवल हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का है। द रेंज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, कम्युनिटीज़ एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑन अर्थ। अब होता क्या है कि जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अपने पीक की तरफ जाती है या इसके लास्ट लेवल पर जाती है, तो वो इकोलॉजिकल लेवल होता है। इकोलॉजिकल लेवल में जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं या बायोटिक एलिमेंट है या एबायोटिक एलिमेंट्स है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो रिलेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इस लेवल पर जितनी भी स्पीशी होंगी, चाहे वो माउंटेन में रहती हों, चाहे वो दरिया में रहती हों, चाहे वो लैंड पर रहती हों, इन तमाम को हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट वाइटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एक साइंटिस्ट था, अमेरिकन साइंटिस्ट था रॉबर्ट वाइटेकर, इसने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया 1969 में। तो स्टूडेंट ये जो डेट है ये भी आपने याद रखनी है और साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। तो इस अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक सिस्टम प्रपोज किया था कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी जानदार हैं, उनको जो है ना सेल टाइप के वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं और उनकी न्यूट्रिशन के वो खाते पीते कहते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ है, अब्जॉर्प्टिव हैं या कैसे हैं। तो इन टू करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर तमाम बायोडाइवर्सिटी को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। तो जिसमें से किंगडम मोनेरा है, सेकंड प्रोटिस्टा है, तीसरा पंजाई है, चौथा प्लांटी है और पांचवा एनिमेलिया है। मोनेरा के अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स होंगे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, लाइक बैक्टीरिया एंड सिमिलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में मोस्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। थर्ड में फंजाई मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर हैं। फोर्थ में प्लांटी और एनिमल। इनकी आप कुछ पिक्चर भी देख सकते हैं और जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट वाइटेकर के साथ एक पिक्चर भी है। तो ये पिक्चर मैंने आपके लिए लगाई है ताकि आपको इजीली मेमोराइज रहे कि साइंटिस्ट ने कब और क्या बात की। इसके बाद थर्ड डोमेन सिस्टम आता है। जैसे कि हमने देखा कि रॉबर्ट वार्टेकन ने 1969 में अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था, जिसमें उसने कहा था कि 5 किंगडम होंगे और उनकी जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद है वो उनके सेल टाइप और उनके न्यूट्रिशन पर थी। बट एक और साइंटिस्ट कुछ अरसे बाद हमें मंजरियाम पर नजर आता है जिसका नाम कॉरल रूथ है। इसने ये एक 3 डोमेन सिस्टम दिया इसने 1990 में, यानी कि रॉबर्ट वाइटेकर के तकरीबन 21 साल बाद। Coral was American microbiologist Coral was used molecular evidence to reveal that prokaryote are not a single group। तो कॉरल वोज ने स्टडी किया कि ये जो प्रोकैरियोट्स वाला ग्रुप है, तो दो ही ग्रुप थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। इसने कहा कि प्रोकैरियोट में ना कुछ मसला है, तो इसमें मजीद ग्रुप्स बन सकते हैं या इनको हम तोड़ सकते हैं। उसने इसको प्रोकैरियोट्स को एक सिंगल ग्रुप मानने से इनकार किया। He split them into archaea and bacteria। तो कॉरल बोस ने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनको मैं 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, जिसमें से एक आर्किया है और दूसरा बैक्टीरिया है। तो इस तरह इसने 3 डोमेन सिस्टम के बारे में अपना फ्रेमवर्क बताया। तो बेसिकली इसने क्या किया था कि
इसने स्टडी क्या किया, किस बुनियाद पे इसने इसको थ्री डोमेन किंगडम या थ्री डोमेन सिस्टम बनाया। कार्ल वोस इलिनॉय यूनिवर्सिटी में वर्क करता था और वहीं पर इसने अपनी तमाम रिसर्च की। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताने लगा हूँ अब, ताकि आपके जहन में बात रहे कि कार्ल वोस ने किया क्या था। बुक में चीज़ मेंशन नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए है और एग्जाम में भी नहीं आएगी। तो कार्ल वोस ने जो 16x राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है ना, उसको स्टडी किया था इलिनॉय यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहाँ कुछ एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद इसने ये जाना कि प्रोकैरियोट्स फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक को हम आर्किया कहेंगे, एक को हम बैक्टीरिया कहेंगे। तो इसने कुछ 16x राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस को स्टडी किया था। अब 16x क्या है? ये एक राइबोसोम का एक पार्ट है। आपको पता है कि अगर नहीं जानते आप, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि राइबोसोम की दो टाइप्स हैं, एक 80S होते हैं और एक 70S होते हैं। 80S राइबोसोम यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स के जो 70S या 70 सेडबर्ग क्रोमोसोम है, उसमें से एक पार्ट है 16S का। तो बेसिकली इसने इस पर सर्च की थी, उसका एक सीक्वेंस, प्रोटीन का सीक्वेंस या अमीनो एसिड का सीक्वेंस स्टडी किया था। तो उसकी बुनियाद पे जो है ना, इसने ये कहा कि अगर हम आरएनए के सीक्वेंस को स्टडी करें तो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का एक मैप मिल जाएगा, जिससे हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि जो एंसेस्ट्री है या मॉलिक्यूलर क्लॉक है, कई बिलियन साल पहले वो कैसा था, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ इसका वर्क था। तो इसने कहा कि अब तीन डोमेन होगी, जिसमें से नंबर एक डोमेन आर्किया होगा, जिसमें एंशंट प्रोकैरियोट डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया होंगे। डोमेन बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया होंगे। और थर्ड पर डोमेन यूकेरिया। तो पेपर के लिहाज से स्टूडेंट आपके लिए जस्ट इतना ही ज़रूरी है कि कार्ल वो कौन था। यानी कि इसने थ्री डोमेन सिस्टम दिया था, डेट आपने याद रखनी है 1990। और इसने क्या किया था कि इसने प्रोकैरियोट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, आर्किया और बैक्टीरिया। और यूकेरिया तो वैसे ही पहले रहा। जस्ट आपने एक छोटी सी समरी याद रखनी है। बाकी जो मैंने बातें की आपको राइबोसोम के हवाले से, ये मैंने कुछ आप ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया कि ताकि आप पे बर्डन ना हो। जस्ट एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। द एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अब जैसे कि एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और वो डिफरेंट लाइंस की सूरत में ग्रो करते हैं। अब ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, इसको हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनी। डायग्राम में भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ से ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास एक कॉमन इंसेस्टर है। जब दुनिया बनी होगी तो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा, वो हम सबका कॉमन इंसेस्टर है। फिर इस कॉमन इंसेस्टर पे दो ग्रुप्स बने, एक बैक्टीरिया और दूसरा आर्केरिया। आर्केरिया फिर दो में डिवाइड होता है, आर्केरिया और यूकेरिया में। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आर्केरिया और यूकेरिया एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। Molecular evidence show that archaea are more closely related to eukarya than to bacteria. Eukarya likely evolved from archaea after archaea split from bacteria. तो जैसे कि हमने पढ़ा भी है पीछे के, हमने प्रोकैरियोट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें को हम बैक्टीरिया और आर्किया कहते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया और आर्किया बने और आर्किया आर्किया फिर दोबारा रीस्प्लिट हुआ यूकेरिया में। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स बहुत अहम है कि एमसीक्यूज के लिहाज से कि यूग एरिया किससे डेवलप हुए हैं या किससे इवॉल्व हुए हैं, तो हमने बताना है कि आर्क एरिया से डेवलप हुए हैं या इससे इवॉल्व हुई है। और सेकंड, इसमें फाइलोजेनी की डेफिनेशन है। तो सिंपली आपको याद करने के, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी।